करगिल विजय दिवस जिसके 25 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन यादें आज भी उसी तरह से ताज़ा हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, करगिल जंग में भी मेरे ख्याल से शामिल रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, आज करगिल युद्ध को लेकर हम खास बातचीत करेंगे। टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मेरे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड, भी हमारे साथ हैं, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी हैं, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी हैं और इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दरक्षा अंद्राबी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और अनुमा आचार्य जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ बशारत बुखारी साहब भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी साहब, 25 साल हो गए करगिल जंग को। इन 25 साल में कितना क्या कुछ बदला, या इन 25 सालों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, कारगिल युद्ध हुआ ऐसे था कि इसमें पाकिस्तान ने करीब 123 कारगिल, द्रास वगैरह चोटियों के ऊपर अपने बंकर बना दिए थे और करीब 5000 उनकी स्ट्रेंथ थी। वो ऊंचाई पे थे, आधुनिक हथियारों के साथ थे और आतंकी के भेष में पाकिस्तान के सिपाही थे। हम नीचे थे, खुले में थे, कोई शेल्टर नहीं था, कोई कवर नहीं था और पहाड़ पर जाने का रास्ता इतना कम था, जहाँ था भी, कि उसमें एक प्लाटून या एक सेक्शन जा सके। बड़ी फौज को एक साथ तैनात नहीं किया जा सकता था। इसके बाद भी युद्ध का परिणाम देखिए कि 2700 पाकिस्तानी उन सो कॉल्ड आतंकी ऑब्लिक सिपाहियों को मार दिया गया, जिनकी लाशों को पाकिस्तान ने लेने से भी मना कर दिया और कह दिया कि ये हमारे नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि ये कैसी सेना और सरकार है। और हिंदुस्तान का चरित्र देखिए कि हमने उनको बाकायदा उनके रीति रिवाज के हिसाब से दफनाया। ये तो कारगिल में हुआ, लेकिन कारगिल में जो ऑपरेशन चलाई गई, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, इसमें जो एयरफोर्स था वो 10 दिन बाद तो इंडक्ट किया गया और उसके बाद उसे कह दिया गया कि आप LOC पार नहीं करेंगे। अब कल्पना कीजिए, जो हमने सीखा है कि अगर वहाँ पे यूनिफाइड कमांड रही होती आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो हमारे 527 जवानों को शहादत देने की आवश्यकता नहीं होती। ये युद्ध 5-6 रोज के अंदर जीता जा सकता था। एक ये सबसे पहला सबक हमने सीखा कि हमें एक यूनिफाइड कमांड की आवश्यकता है, जिसे हम आज थिएटर कमांड के नाम से जानते हैं। इसी की आवश्यकता जम्मू एंड कश्मीर में, जो उसके बाद आतंकवाद पनपा है, इस सरकार ने बहुत कुछ पहले से बदला। पहले जमाने में तो स्थिति ये थी कि अगर आप किसी घर में जाते थे आतंकी को देखकर, तो वो बोलते थे सर्च वारंट लाइए, जब तक वारंट लाओ तब तक उसको भगा दिया जाता था। जब फौज ने ये कहा कि हमें कम से कम टेलीफोन टैप करने की इजाजत दे दो, तो ये कहा गया कि नहीं, ये तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा। कुछ किस्म की बंदिशें तो नहीं रही, लेकिन आज भी आवश्यकता है पहले तो ये कि JNK के अंदर जो CRPF, CISF और BSF है, वो होम मिनिस्ट्री में आती है। जो फौज का सिपाही है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है। जो पुलिस का कांस्टेबल है वो JNK एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ये जॉइंट ऑपरेशन इसलिए कामयाब नहीं होती क्योंकि इनका रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा है। एक अगर यूनिफाइड कमांड रही होती, केवल एंटी टेररिस्ट कमांड, और जो एक कमांड, ठीक है, थोड़ा सा हेडर देख लीजिए, कुछ गड़बड़ चल रहा है। जी टीपी त्यागी जी, अगर एक कमांड रही होती तो बिल्कुल ठीक होता और इसमें रिएक्शन टाइम करीब खत्म हो जाता, आतंकियों को तुरंत भागने का मौका नहीं मिलता। दूसरा मेरा एक पॉइंट ये है कि आज हमारे पास में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, जो कारगिल के समय नहीं थी। यानी कि हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर या राफेल या मिसाइल थे, जो हमारी ही जमीन से
दुश्मन के उन लॉन्च पैड्स को तबाह कर सकती हैं जहां ये आतंकी इकट्ठे होते हैं घुसपैठ करने के लिए। और तीसरी बात ये कि जम्मू एंड कश्मीर बिहार या गुजरात नहीं है, ये एक ऐसा प्रदेश है जो 1990 से आतंकवाद को झेल रहा है और यहाँ पे हिंदुस्तान की फौज का 1/3 से ज़्यादा तैनात है। लिहाजा इस प्रदेश का जो गवर्नर है वो एक फौजी होना चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन जनरली एक सिविलियन को एक रात बिताने का पुरानी मांग है। जी 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 नहीं होता उस ग्राउंड बंकर में जहाँ पे मैं अनुमा आचार्य जी आ रहा हूँ। जी जी जहाँ पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो। और मेरी फाइनल बात ये है कि आपने अभी देखा कि टीआरएफ ने जब उसके ऊपर श्रद्धालु बस के ऊपर हमला किया तो एक आदमी ने 6,000 रुपए लेके लोकेशन दे दी। दूसरे घर में जब हमला हुआ तो उसकी अलमारी के नीचे बंकर मिले जहाँ आतंकी छिपते थे। जब तीसरा हमला हुआ तो उसमें एक लोकल गाइड ने कुछ पैसे लेके उन्हें दे दिया। यानी कि स्लीपिंग सेल एक्टिव है और हम स्लीपिंग सेल को ही खत्म करने में लगे रहे। असलियत में इनकी जड़ जहां है उसको तोड़ने की आवश्यकता है और जड़ है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। और पॉलिटिकल पैट्रोनेज में कौन है वो, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, कौन सा ऐसा कश्मीर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो ये कहता है खुद कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान से पीओके लेके तो दिखाओ। और ये वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो ये भी कहता है कि चाइना की हुकूमत अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। अब इस किस्म के आदमी को आज का सिपाही भी जनाब 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज के सिपाही के हाथ में एक मोबाइल फोन भी है और वो टीवी भी देखता है और विश्लेषण करना भी जानता है। उसके दिमाग में ये आने लगा है कि क्या मैं ऐसे नेताओं के लिए अपनी जान दूं, तो फिर क्या स्थिति होगी। लिहाजा आवश्यकता है कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत अहम बात कर्नल टीपी त्यागी जी आपने बताई। और जो आपने कहा कि कई तरह के लेसन, कई तरह के सबक करगिल के इस जंग से मिले हैं। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा जी, जो कर्नल टीपी त्यागी जी कह रहे थे कि इस जंग से कई लेसन भी मिलते हैं, किस तरह से इन 25 सालों को देखा जाए? कारगिल के सभी शहीदों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ, उन्हें सल्यूट करती हूँ। और एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि हमेशा युद्ध जो होता है पॉलिटिकल विल से होता है। यानी कि अगर जो हमारा रिस्पांस होगा वो हमारे सेना के अध्यक्ष नहीं, देश की पॉलिटिकल विल तय करती है। और इसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जनरल मनोज नरवाणे ने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीन हमारी सरहदों पर चढ़ आया था और हमने कैलाश रेंज पर उनकी जो गैरिसन थी उसके ऊपर जब निशाना रखा हुआ था तो मनोज नरवाणे सर पूछ नहीं रहे थे जनरल साहब कि ये बताइए कि अब हमें क्या करना है। तो हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही पीछे चले गए और उन्होंने कहा आपको जो लगे वो कर दीजिए। अब ये बताइए, सेना अध्यक्ष को ये नहीं मालूम होता कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, सेना अध्यक्ष को ये मालूम होता है कि उसकी सेना कितनी वीर है, लेकिन दुश्मन की क्या कैपेबिलिटीज है, उस पर हम किस तरह से निर्भर हैं, ये सब हमारे देश की सेना को नहीं तय करना होता, उसके अध्यक्ष को नहीं तय करना होता। ये पॉलिटिकल विल होती है, इसमें विदेश मंत्री का, प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री का निर्णय काम करता है। तो जनरल मनोज नरवाणे की उस किताब के ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो पहली चीज तो ये बताना चाहती हूँ कि जो कह रहे हैं कि सेना में हमारी वायुसेना का उपयोग नहीं करने दिया गया, बहुत सही कह रहे हैं। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने वायुसेना का प्रयोग नहीं करने दिया, लेकिन जैसे ही सफेद सागर लॉन्च हुआ युद्ध निर्णायक जगह पर पहुंच गया। पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अहम है, आप ये बताइए कि ये पाकिस्तानी सैनिक हम तक इतना आगे कैसे आ गए, कैसे वो हमारे नेशनल हाईवे तक पहुंचे। दरअसल हुआ ये था कि हमारी जो सेनाओं की इंटेलिजेंस तो बहुत शानदार थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने उसको उतना बढ़ा आने दिया। जब तक ये गडरिये ने नहीं देख लिया और उसने हल्ला नहीं मचाया, तब तक हमारी सेनाओं को मालूम था कि वो इतना आगे आ गए हैं, लेकिन उसका इंतजार किया गया। यानी कि या तो इंटेलिजेंस फेलियर थी या ये डेलिबरेट था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सेनाओं को राजनीति का मोहरा बनाती आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। और उसका एक उदाहरण आपको दूंगी कि एडमिरल विष्णु भागवत को पहली बार भारतीय जनता पार्टी में सैक किया गया था। यानी कि पहली बार एक सेना का सैन्य चीफ का अपमान पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और इसी तरह से ये जो इंटेलिजेंस फेल्यूर हमने कारगिल में देखा, यही इंटेलिजेंस फेलियर हमने पुलवामा में देखा। आज तक ना तो उसकी जांच पड़ताल हुई है,
ना उस पर श्वेत पत्र दिया गया है। यानी कि हमारे सैनिकों की शहादत पे जो लोग राजनीति करते हैं, उन्होंने ये भी एक पैंतरा चला है कि जबरदस्ती थिएटर कमांड की बात की जाए, जिससे हमारे इतने कम संसाधन हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए हैं सत्ता में रहते हुए, लेकिन हमारी जो स्क्वाड्रन्स थी, हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन वो 33-34 के आसपास ही अटकी हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ना तो आर्म फोर्सेस की किसी चीज की समझ है, ना तमीज है, और जबरदस्ती वो किसी एक सेना को, तीनों अनुमा आचार्य जी, जो सबसे बड़ा करगिल में कमांड जो देना शहीद चाहते हुए, हैं। करगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनकी कुर्बानियों को तो सबसे पहले हम सलाम करते हैं, और उनकी कुर्बानियों का कोई बदला नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से आप कह रही कि यहां पर भी पॉलिटिकल विल रहती है, इसमें भी कहीं ना कहीं सियासत रहती है, तो मैं पूरे एहतराम से कहना चाहूंगा कि आप भी इसी का हिस्सा रही हैं, इसी फौज का हिस्सा रही हैं, आपको वही बता रही हूं। जी जी जी, आप सुन लीजिए मुझे, क्योंकि आपने ये कर्नल साहब जो बैठे हैं, उनको तो आपने, वो बुजुर्ग हैं, आपने उनको बहुत समय दिया। लेकिन अगर मैं मार्के की बात कर रही हूं, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। जो टीपी त्यागी साहब का मोटो है, वही मेरा मोटो है। हम अपने देश के लिए वर्दी पहने थे, उन्होंने 37 साल पहनी, मैंने 25 साल पहनी। लेकिन ये यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि तुम मुझसे ज्यादा देशभक्त हो, मैं तुमसे ज्यादा। लेकिन मैं अपनी वायुसेना की बात कर रही हूँ। हमारी वायुसेना को आर्मी के अंडर डाल के और थिएटर कमांड बना के हम अपनी सेनाओं का नुकसान करेंगे। ऊपर से एक थर्ड क्लास स्कीम ले आए हैं अग्निपथ नाम की, जिसके कारण सेना में आज ही 2.5 लाख हमारे जवानों की और सैनिक कर्मियों की कमी हो गई है। हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। तो ऐसे में थिएटर कमांड जैसी वाहियात एक योजना को सामने लाना और बार बार उस पर बात करना शर्मनाक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज कम है। मैं बता रही हूँ, एयरफोर्स की स्क्वाड्रन पूरी नहीं है, 42 चाहिए, 33-34 पर हैं। तो हम इस तरह से अपनी सेनाओं को बलि चढ़ाकर, अपने सेनाओं की जो उनकी एक इंटेंसिटी होती है, उसको बलि चढ़ा के हम इस तरह से सरकार की पैराकोरी नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है। हम सेना की बात करें, और मैं दोबारा कहूंगी, वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी, जो बात यहां पर बहुत तफसील में विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ने कही, उन्होंने कहा कि अब आप देखिए कि 25 साल करगिल जंग को हो रहे हैं, पाकिस्तान को एक तरह से हमारे जवानों ने धूल चटा दी थी, लेकिन आज भी आप देखिए कि 25 साल उस जंग के हम आज मना रहे हैं। लेकिन आज आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर आतंकवाद कम हुआ, लेकिन जम्मू जहां पर आतंकवाद बिल्कुल नहीं था, आज वो आतंकवाद से दोबारा से जूझ रहा है। आज वहां पर कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा है जब आतंकी हमले ना होते हों, जब हमारे जवान शहीद ना हो रहे हों। यानी हमने करगिल जंग से कुछ सीखा नहीं है। देखिए, आज हम पहले कहेंगे कि जो विजय दिवस है, उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि है, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री जी देश के आ गए और उनको श्रद्धांजलि पेश की। देखिए, जो आपके पैनल में बैठे हैं, हम रेस्पेक्टेड जो गेस्ट्स हैं वो रहे हैं फौज में, किसी ने 35 साल दिए, किसी ने 25 साल दिए हैं, लेकिन हमारा जो देश का जवान है, जो बॉर्डरों पे हैं, जिन्होंने ये जंग लड़ी है, उनके फैमिलीज मेंबर्स भी मौजूद है, आज भी वो मौजूद होंगे। हमें कभी भी अपना मनोबल, और हाँ, जो हमने देखा है आज तक, कभी भी हमारे सेनाओं का मनोबल कम नहीं हुआ है। तभी जितने भी हमारे देश पे सौंपे गए या युद्ध कराए गए जो दुश्मन बैठे हैं पार, अब इनका जो मानना है वो अलग कहानी है। हमारा ये मानना है कि दुश्मन कभी भी ताक लगाए बैठा होता है, इसमें कोई पॉलिटिकल विल नहीं होती है। ये देश पार जो हमारा दुश्मन है, उनका हमेशा ये विल रहा है कि हम किस तरह से भारत के बॉर्डरों पे हम हमला करें, और हमेशा हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे सेना ने, चाहे जो भी गवर्नमेंट रही है, हमेशा हमारे मुल्क ने जीत हासिल की हुई है। हमारे सेना शहीद हुए, उनके हाथों में तिरंगा रहा, वो वीर जवान अमर रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारे देश के जवानों ने कभी हमारे तिरंगे को, हमारे देश की आन और शान को, बान को हमेशा
कायम व दायम रखा, कभी अपने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। रही बात जो बॉर्डरों से दूर और जो नहीं, लोग लेकिन बातें दरक्षा जी, करते करगिल हैं से या हमने लिखते सीखा हैं, क्या? वो करगिल सिर्फ जंग से हमने क्या सीखा? जो बात अभी अनुमा आचार्य जी कह रही थी कि करगिल से सीखा क्या, आज फिर आतंकवाद को एक तरह से खुली छूट दे दी गई है। आज जम्मू में जहां पर आतंकवाद बिल्कुल नहीं था, जहां पर बिल्कुल आतंकवाद नहीं था, आप देखिए कि किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं। जम्मू का कोई हिस्सा आज सेफ नहीं है आतंकवाद से। देखिए, इससे सीखने वाली बात, जैसे आप हुरैरा साहब कह रहे हैं, सीख तो ये है कि आज जम्मू कश्मीर में अमन है। वो देखिए, जो दुश्मन होता है वो कभी आपको कभी भी ताक में लगा रहता है। ऐसा नहीं है जो 90 में था, 99 में था, 89 में था, या अभी 2020 तक जो आतंकवाद था, आज जम्मू कश्मीर में वैसा नहीं है। लेकिन दुश्मन कभी चुप बैठने वाला नहीं है, वो कहीं ना कहीं से ताक लगाए बैठा रहता है। इक्का दुक्का वाकात रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेररिज्म है वो पनप रहा है। अब दुश्मन की वो बातें रहती हैं, वो आप देख रहे हैं, लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब हमारे सेना जो है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी पुलिस है, बैठे हुए हैं, किसी को सर उठाने नहीं देंगे। उनको वही उसी वक्त उनको जो वो उसको कहते हैं जहन्नम वासिल किया जाता है। यहाँ पे अब आतंकवाद का कहीं पे भी नामो निशान नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से खत्म हुआ है। अब यहाँ पे टूरिज्म की बात है। आज विजय अनुमाचार्य की बात है, आज यही बात, जो बात यहाँ पर दरक्षा अंद्राबी जी कह रही, यही बात प्रधानमंत्री जी ने करगिल में कही। उन्होंने कहा कि आज यहां से आतंकवादी और उनके आका सुन लें कि उन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा, उन्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बयानबाजी तो होती है, इस तरह के बयान तो दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिखता है। एग्जैक्टली मैं जो मोहतरमा है उनका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वे एक महिला है, सिर्फ इसलिए उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, उनको भी अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए कि पिछले 2 महीनों में कितने आतंकी हमले हुए, हमारे वर्दीधारियों की जानें गई, 35 से ज्यादा लोग घायल भी हुए और उनकी जान भी गई, शहादत भी हुई। और एक आपको घटना याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हमारे राजौरी में शहीद हुए थे, हमारे जो सैन्य कर्मी थे वो शहीद हुए थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय 4 राज्यों के रिजल्ट आए थे तो वो अपना सम्मान करा रहे थे। इतनी शर्मनाक बात है। ये सब चीजें देखकर ऐसा लगता है कि सेना के नाम पर राजनीति करने की जो तुच्छ हरकतें हैं वो आज की सत्ताधारी पार्टी करती है। हमेशा पूर्व सैनिकों को बिठाकर उनसे अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें कहलवा के अंदर से कमजोर कर दिया। आज हमारी गुरखा रेजिमेंट नहीं है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि जो लोग नेपाल के हमारी गुरखा रेजिमेंट में आते थे, जो हमारी गर्व वाली रेजिमेंट थी, आज वो क्यों नहीं है? उसके जो लोग हैं वो वहां जा रहे हैं चीन में, जो कि हमारा दुश्मन है। और उसका खास कारण यह है, वो कहते हैं हम अग्निपथ जैसी स्कीम में नहीं आना चाहते। 9 अग्निवीर आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी सेनाएं कमजोर हो रही हैं, लेकिन जिन्होंने बरसों बरस दरक्षा अंद्राबी जी की तरफ से जब बात करते हैं शर्मनाक होता है। देखिए ये जो बात कह रहे हैं कि इनकी बात पूरा देश नहीं मान पाएगा, क्योंकि इसमें वो चीज नहीं है जो ये पूरे लोगों को सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट ने, हर एक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपने पहले दिन से ही देखा होगा कि किस तरह से वो सियाचिन पे गए। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं सियाचिन तक जाते हैं और हम सेनाओं का बल बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। हमें सेनाओं का हमेशा विश्वास जीता है, विश्वास रखते हैं और हमें पता है देश को कैसे बचाना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा कॉल रहा है और कॉल ऑफ फेल में कोई फर्क नहीं है हुरैरा साहब। और हमें मालूम है कि इस देश की जो सबसे ज्यादा संपत्ति जिसको हम अपना पावर कहेंगे वो हमारा सेना है, वो हमारी सेना है। चाहे वो आर्मी है, चाहे वो हमारे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, या हमारा एयरफोर्स है, हमारे यही तो हमारे देश की ताकत है और इस ताकत को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये तो अपोजिशन में बैठे हुए लोग तो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो उससे मतलब नहीं रहता है। जैसे ये अग्निवीर या अग्निपथ की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज उसका जवाब दे दिया। बेहद शर्मनाक है। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या मजबूरी है कि आप देश की सेना का अच्छा नहीं देख पा रही हैं।
समझ नहीं पा रही हैं, देश की लोगों की शहादतों की इज्जत नहीं कर पा रही हैं, आप सिर्फ एक राजनीतिक लाइन टो कर रही हैं। आपको समझना चाहिए कि हमारे देश के जो सैनिक है ना, उनका खून इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं है कि आप लोग उनके लिए अग्निवीर जैसे लोग ले आए, आप अग्निपथ जैसी स्कीम ले आए, जिससे हमारे जो 2 बडीज हैं, यानी कि हमारा मैडम, बडी मैं आपका सिस्टम होता है, रेस्पेक्ट करती हूँ, और क्योंकि आप लेकिन सेना इस में तरह रही के हैं, कामों से आपका 2 रेस्पेक्ट बडीज के है, बीच आपका में सम्मान आपने है, मेल कर दिया लेकिन है। आप आज जिस तरह से अग्निवीर कह जो रही हैं, होगा, ये वो हमारा मकसद पूरे कभी जो नहीं रहा परमानेंट है। सैनिक है उसके लिए खून क्यों बहाएगा? उसे लगेगा कि उसे सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सेनाओं को देखिए, इस राजनीति देश का की सामान इस मत देश बनाइए। का पावर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिक्योरिटी मैं बिल्कुल फोर्सेस नहीं है, आपको आर्मी सहन फोर्सेस करूंगी। चलिए ठीक है, है। मैं कर्नल ये कर्नल जो आप कह रहे हैं, ये त्यागी मुझे जी, लगता है टीपी त्यागी जी भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। कर्नल टीपी त्यागी जी, अग्निवीर का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। जो बात यहाँ पर अनुमा आचार्य जी कह रही थी कि आज हमारे जवानों को एक तरह से कमजोर किया जा रहा है, फौज को कमजोर किया जा रहा है अग्निवीर के नाम पर, इसे किस तरह से देखा जाए? प्रधानमंत्री ने आज करगिल में भी इस पर बयान दिया है। देखिए, कोई भी बात तर्क के ऊपर होनी चाहिए। क्या इजराइल की आर्मी कमजोर है? इजराइल की आर्मी में एक सिपाही केवल 32 महीने के लिए और 4 महीने बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 3 साल के लिए भर्ती होता है। अगर आप अपनी फौज को यंग रखते हैं तो क्या इसमें देश का फायदा नहीं है? मैं इसको 3 नजरिए से देखता हूँ। पहले देश के नजरिए से मैं तो कहता हूँ कि अग्निवीर योजना सिविल सर्विसेज के अंदर भी लागू होनी चाहिए। वहाँ भी कम से कम जब 4 आदमी आएंगे तो उनमें से पता लग जाएगा कि कौन कॉम्पिटेंट है, कौन इनएफिशिएंट और करप्ट है। लेकिन फौज के अंदर अगर आपने किसी इतने साल 37 साल आपने इतनी अच्छी सर्विस करी है, आप अपनी सेना के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? सेना का सम्मान तो करिए कम से कम। आप कैसे चाहते हैं कि 4-4 साल के लोगों को हम भर्ती करें और उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने धोखा दिया है, 10% तुमको आरक्षण देना था, पुलिस में नहीं दिया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? बहुत दुखद है। आपकी मुझसे ज्यादा सर्विस है, आपका बहुत सम्मान है, रिस्पेक्ट करती हूँ, जय हिंद बोलती हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप ये नहीं कह सकते कि उनको भी दे दो, उनके में हम भी कर दो, IAS को भी बना दो 4 साल का अग्निवीर और हमें भी बना दो। अरे आप कहिए ना, दिल से कहिए, गलत बात को गलत तो कहिए कम से कम। इतना भी क्या डरना है? आपकी उम्र में नहीं डरना चाहिए। आपके पास खोने को कुछ नहीं है। आपने आर्मी में सिर्फ पाया है, आप शौर्य चक्र विजेता है। यही से उनका इज्जत करती हूँ मैं आपकी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग बंटते हैं वो दोगले हैं। जो बंटते हैं, फौजी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। फौजी जो है दोगले की क्या बात है? जो बच्चे आत्महत्या मैं उनके लिए भी कहता हूँ और तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ। और देखिए, आप हो सकता है काफी ऑफिसर हो, मैंने युद्ध लड़ा है, पहले 35-35 लाख लोग जो बात कह रहा हूँ, आज केवल 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। पेंशन वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके कोर्ट में घुसी क्या है, 200 केसेस लगाए हैं, जबकि वो जीत चुके थे। उनके ऊपर लगाए हैं। हमें OROP नहीं दिया, मुझे OROP नहीं मिला है। चलिए ठीक है। देखिए, आज करगिल में जो फतेह 25 साल पहले मिली थी, आज हम उसका जश्न मना रहे हैं। आज आपस में इस तरह से बहस करने का समय नहीं है। आज हम 25 साल पहले जो फतेह मिली थी, और आने वाले दिनों में हम फिर यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे जो फौजी जवान हैं, जिस तरह से सरहदों पर डटे हुए हैं, आने वाले दिनों में हम फिर जश्न मनाएंगे। आने वाले दिनों में हम फिर दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। लेकिन जश्न मत बनाइए, नहीं, बिल्कुल। देखिए, फौज का और फौजी जवानों का सम्मान है, उनका पूरा एहतराम है। और खास तौर से अनुमा आचार्य जी और टीपी त्यागी जी, आप लोगों ने भी ठीक है जाने जाना बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कर्नल टीपी त्यागी जी हो, अनुमा आचार्य जी हो, या फौज का कोई भी जवान हो, सबके लिए एहतराम है। और जो कुर्बानी हमारे फौज के जवानों ने दी, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कुछ अपनी अलग अलग सोच हो सकती है, अपने थॉट्स हो सकते हैं अग्निवीर पर, लेकिन फिर भी हम कहीं बटे नहीं हैं।
जब बात दुश्मन की होगी तो हम एक साथ फिर से खड़े होंगे और करगिल जैसी फतेह आने वाले दिनों में आतंकवाद पर हम एक बार फिर से हासिल करेंगे। समय की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।